अभिभावक, छात्र छात्राएं, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, आज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के इस 10वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज इस दीक्षांत समारोह में जिन विद्यार्थियों को उपाधि एवं पदक प्राप्त हुए हैं उन्हें भी मेरी बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दीक्षांत का अर्थ है कि प्राप्त किए गए ज्ञान का एक पड़ाव पूरा हो गया है। इसके बाद भी विद्यार्थी जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। आप सभी ने चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा शिक्षा का अर्थ है सेवा के लिए संकल्पबद्ध होना। आपने जो चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की है उसके अपने समाज तथा राष्ट्र के भले के लिए आप कार्य करें। हमारे यहाँ प्राचीन काल से समावर्तन संस्कार होता है, यही आज का दीक्षांत समारोह होता है। अब ये दीक्षांत समारोह में आप जो डिग्रियां प्राप्त की ये तो 2023 की है। 2023 के में जो परीक्षा हुई उसकी है, अभी 24 की तो आना है। और दीक्षांत समारोह हुआ नहीं तो कोई डॉक्टर का काम आड़ा भी नहीं। उनकी प्रैक्टिस तो चालू हो गई, हॉस्पिटल भी खोले होंगे और प्रैक्टिस भी करते होंगे, लेकिन वो पास होने के पास तो जल्दी हो जाते हैं। काम के लिए एक डिग्री की झेरॉक्स भी लेके जा सकते हैं और वो अपना हॉस्पिटल भी चालू कर सकते हैं। लेकिन अभी विश्वविद्यालय ने मैं सभी को कहा है, बोला है कि जिस साल में जिस वर्ष में परीक्षा होगी उसी वर्ष में डिग्री का दीक्षांत समारोह होना चाहिए। निकाल तो हो जाता है, निकाल तो कोई साल 2 साल में नहीं लगता, जब भी लगता है निकाल। तो फिर डिग्री देने में जो देरी होती है वो देरी कम करने की आवश्यकता है और देरी कम करना। इसलिए अपने को जो कुछ काम करना होगा वो थोड़ा ज़्यादा करना होगा। डॉक्टर की शिक्षा के में यहाँ उपदेश बहुत कम काम का है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भारत आरंभ से ही बहुत समृद्ध रहा है। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ महिला में पहली डॉक्टर बनी, उसका नाम तो आपको मालूम होगा, है मालूम? किसी को मालूम है? हमारे देश की पहली महिला डॉक्टर जो MBBS हुई, उसका नाम है आनंदी गोपाल जोशी। आनंदी गोपाल जोशी वो 18 साल में उन्होंने परीक्षा पास की और वो पहली डॉक्टर अपनी बनी थी। तो इसका भी जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूँ, वो तो उन्होंने वो परीक्षा दी थी वो, और वो 1886 1886 यहाँ उन्होंने परीक्षा पास की थी। वो 19 साल की थी जब उसका विवाह भी हुआ था और उसके पति जो तो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और इसीलिए उसको पढ़ाई का भी संधि उपलब्ध हो गई, उन्होंने डॉक्टरी की।
मेरे ख्याल से ऐसे जो कुछ प्रश्न होते हैं ये कभी कभी तो तुम्हारे एमपीसी के यूपीसी की परीक्षा में भी आते हैं। उसको मार्क कितने मिलते मुझे मालूम नहीं, लेकिन आते हैं क्योंकि अपनी बौद्धिक क्षमता और आपका ध्यानाकर्षण कितना है ये भी इससे ध्यान में आता है करके ऐसे प्रश्न यूपीसी में आते हैं। एक बार मुझे ये भी सुना है कि हमारे एमपीसी के महाराष्ट्र में कि जहाँ एलोरा है और शिवाजी महाराज के पिताजी कम समय रहे लेकिन उनके ग्रैंडफादर ज़्यादा दिन वहाँ रहे और तो ज़्यादा एक प्रश्न आया था कि वो उस गांव का पुलिस पाटिल कौन है। तो क्या मालूम किसको कि उस गांव का पुलिस पाटिल कौन है, और शिवाजी महाराज एक घराने में का तो नहीं था। लेकिन ऐसा प्रश्न आता है कि जिन्होंने अपन क्या क्या पढ़ा और क्या क्या ध्यान में रखा, ऐसे भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए ऐसी मालूमात आपके लिए मैं इसीलिए शेयर किए। मैं सुना था यहाँ के 10-12 साल में ये यूनिवर्सिटी में कोई भी कोलैबोरेशन हुआ नहीं। कोलैबोरेशन का मतलब है कई विश्वविद्यालय से अपना या अपने देश के विश्वविद्यालय हो, विदेश में के विश्वविद्यालय हो, विदेश में बहुत बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय है, नामांकित विश्वविद्यालय, उसके सब नाम आपको भी मालूम होंगे। तो उसमें भारत में के बहुत प्रोफेसर वहाँ हैं। कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं होगा उधर कि जिसमें भारत के प्रोफेसर नहीं है। और भारत के प्रोफेसर अपने राजस्थान के भी होंगे, किन्हें शोध किया, किन्हें पहचान की, किन्हें मालूमात ली नहीं। अभी इस विश्वविद्यालय के यहाँ के लोगों ने उस विश्वविद्यालय के अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है वगैरह वगैरह थे, अपन कोलैबोरेशन करते थे और अपने देश के जो प्रोफेसर वहाँ से यहाँ से इस विद्यार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत से कुछ ज्ञान मिलता था, मिलना चाहिए था। तो मिलने की हरकत क्या थी, थोड़ा सा पैसा खर्च हुआ होगा कि ज्ञान कितने और ये विद्यार्थियों को ये लगेगा अरे मैं तो यहाँ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तो मुझे पढ़ाई। लेकिन अमेरिका के, इंग्लैंड के प्रोफेसर का भी उन्होंने पढ़ाया और वो भी मैं अच्छा तरीके से सुना और वो ज़्यादा आत्मसात रहता है, ज़्यादा ध्यान में रहता है। रोज रोज बोले ना कोई तो ज़्यादा ध्यान में नहीं रहता। वही प्रोफेसर, वही प्राध्यापक, वही प्रोफेसर, वही प्राध्यापक, रोज रोज सिखाए तो भी ज़्यादा नहीं ध्यान में। लेकिन अचानक कोई बाहर से आ गए और उन्होंने जो कहा वो ध्यान से सुनते भी और ध्यान में भी रहता है। तो इसीलिए कोलैबोरेशन तो महत्व का था, नहीं हुआ। मैं कुलगुरु से आग्रह करूंगा इसी साल उसका आप योजना करें और कोलैबोरेशन से ही अपना यहाँ के विद्यार्थियों को यहाँ के इसमें आप अभ्यास का यहाँ ध्यान दें। मैं डिग्री लेने के बाद बहुत से डॉक्टर यहाँ से गए तो उनको घंटा 2 घंटा बैठने का भी उनको आदत नहीं। क्या ठीक है, आप क्लास में नहीं गए होंगे, बहुत से क्लास वाले इधर उधर ही घूमते, ठीक है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में 1 घंटा 2 घंटे बैठने का संयम भी आपके पास नहीं है। और आप प्रैक्टिस करते होंगे तो रात दिन तक, रात बहुत लेट तक भी करते होंगे ना। और प्राइवेट डॉक्टर वाले बोलते जान दो,
हमारे पेशेंट आन दो। और सरकारी डॉक्टर बोलते कम पेशेंट आन दो, कम पेशेंट आन दो। तुमको जाना पड़ता बाहर। तो अपने को जरा संयम भी रखने की आवश्यकता है, और संयम अपने जीवन का उद्धार करता है। संयम इतना जीवन में एक अच्छी तरह का अपने वातावरण अपने जीवन में पैदा करता है, और इसीलिए संयम भी रहना चाहिए। मुझे अभी यहाँ चर्चा भी होती रहती कि चिकित्सा शास्त्र और औषधि शास्त्र ये दोनों भी यहाँ हैं। मेरे ख्याल से चिकित्सा शास्त्र औषधि शास्त्र जो है वो एक दूसरे को पूरक है। नवे एक ही गाड़ी के दो पहिए, एक ही गाड़ी के दो पहिए, मोटरसाइकिल के दो पहिए होते हैं, तो वैसे वही समान है, कोई कम और कोई ज्यादा नहीं लगता। डॉक्टर को निदान आना, और निदान आने के बाद उसको कौन सी दवा चलेगी उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत से वो मार्केटिंग करते हैं ना, गोलियां इंजेक्शन की मार्केटिंग वाले, वो तो ज्यादा समझा देते हैं, आपको को पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहती। वही बताते ये गोली इस पे चलेगी, ये गोली इस पे चलेगी, ये इंजेक्शन इसको चलेगा, वही बताते सब, है कि नहीं? मैं भी कभी कभी डॉक्टर का बैठता रहता काम के लिए करके मैं पूछता हूँ, मैं बताता हूँ। तो ऐसे पे वो दोनों ही महत्व का है, दवाई महत्व की और निदान भी महत्व का है। डॉक्टर का काम है दूसरा अच्छा निदान करना, और जिस डॉक्टर का निदान अच्छा है उसको दवा परफेक्ट पड़ती है और वो जल्दी रुग्ण मुक्त होता है। तो ऐसा रोग मुक्त जल्दी की है तो डॉक्टर की इमेज भी बढ़ती है, डॉक्टर की प्रसिद्धि भी होती है, और लोग उनको बोलते हैं कि अच्छा डॉक्टर है हमारे गांव के, बहुत पेशेंट जल्दी दुरुस्त होता है करके। और अभी अपन कोविड के समय देखा है कितने औषध दिए शुरू में, जब तक कोविड की लत मिलती नहीं तब कौन से भी औषध दी, जो ध्यान में आए डॉक्टर के, ये चलेगा वो चलेगा, बुखार पे ये चलता है, खांसी पे ये चलता है, वो भी दिए, और उसका परिणाम भी हुआ। बहुत जगह परिणाम मुझे मालूम है, मैं तो काम करता था उसमें करके, पेशेंट लोग भी बोलते थे, फोन भी बहुत आते थे कि अच्छा चल के गया, खुद दवाखाने में गया, हॉस्पिटल में खुद भर्ती हो गया, और बाद में उसके लाश से बाहर आना पड़ा। चलते गए ना वो, उसके पैर से गया वो। कई लोगों तो मोटरसाइकिल में गए, मोटरसाइकिल बाजू रख दी और एडमिट हो गए, वो भी नहीं बचा। उसका एक ही कारण रहता है कि उसका वो निदान और वो गोलियां इंजेक्शन इसका मेल नहीं बिठा, और इस कारण भी जो अपने पास लस तैयार हो गई वो भी बहुत कम समय में अपने तैयार की। मुझे याद है कि जब अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सब औषध निर्माता को बुलाया था और उनसे चर्चा की थी कि कुछ भी करो, कितना ही पैसा लगो, मुझे ऐसी लत होना कि जो कोरोना को चलती है, ये लत बनाओ, बस पैसे की चिंता नहीं करना। और लत बनी, 2 डोज दिए, 3 डोज लिए, कई लोगों ने एक ही डोज लिया होगा, लेकिन वो कंट्रोल में आ गए, वो बीमारी कंट्रोल में आ गई। ये भी करने की आवश्यकता थी।
और इसीलिए मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आपका निदान बहुत महत्व का है और निदान अच्छे रहा तो कुछ दवाई बराबर उसको मिलती है, पेशेंट दुरुस्त होता है। मैं यहाँ ये भी सोचा है कि जो बेरोजगार डॉक्टर को रोजगार प्रदान करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके लिए कुलपति महोदय एवं विश्वविद्यालय के प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ। ये तो बधाई देता हूँ, लेकिन डॉक्टर बेकार है। कैसा लगता है? डॉक्टर है और बेकार है, इंजीनियर है और बेकार है। ये तो विरोधाभास लगता है हमको। ये विरोधाभास है। डॉक्टर है बेकार रहना या इंजीनियर बेकार रहना। क्यों बेकार रहे? बेकार इसीलिए रहे कि उन्होंने पढ़ाई करते समय अच्छा ध्यान देकर पढ़ाई की नहीं और उसका आत्मविश्वास नहीं। मैं दवाई लेके जाऊँ एकाधे देहात में और वहां उसकी प्रैक्टिस करूं। आत्मविश्वास नहीं करके वो बेकार होते। या आत्मविश्वास क्यों नहीं? आत्मविश्वास इसीलिए नहीं कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता पढ़ते समय जो बनाना चाहिए थी वो नहीं बन पाई और इसीलिए आत्मविश्वास नहीं। और जिसके पास अच्छी बौद्धिक क्षमता है, जिसके पास अच्छी पढ़ाई हो गई, जिसका दिमाग में सब है, उसको रोग का निदान भी समझता है, औषधि भी मालूम है, वो कभी बेकार नहीं रहेगा। और जो बेकार रहेगा तो उसका मतलब है कि वो अधूरा डॉक्टर है। और ऐसे अधूरा शिक्षा लेने से कुछ फायदा नहीं। आपको अपने माता पिता ने यहाँ डिग्री लेने के लिए भेजा तो उसका पूरा उपयोग करने की जरूर है। माफ करो मुझे सब विद्यार्थी बंधुओं, मैं इसीलिए स्पष्ट बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर मिलना चाहिए, अच्छे इंजीनियर मिलना चाहिए और लोगों को एक प्रतिभाशाली डॉक्टर, प्रतिभाशाली इंजीनियर, ये टैलेंट की जरूरत है। वर्षानुवर्ष हमारी बौद्धिक क्षमता कम हो रही थी, अभी बढ़ रही, लेकिन जो हमारे पास पूर्व की बौद्धिक क्षमता थी वो आयुर्वेद के इसमें मैं आपको नालंदा का उदाहरण बता सकता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय था, आपको मालूम है। अरे विश्व में जब केवल 6 यूनिवर्सिटी थी, केवल विश्व में, तब भारत में 2 थी।